टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेकंड लास्ट हमारे सिलेबस का टूल रेशियो एनालिसिस है। रेशियो एनालिसिस जो होता है वो अकाउंटिंग नहीं है। कभी आप कुछ एक टर्म्स एंड कंसेप्ट को जब मेरे साथ साथ पढ़ेंगे तो लगेगा यार ऐसा तो अकाउंटिंग में होता नहीं है। फिर हम क्यों कर रहे हैं इसे? क्योंकि हम एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस अलग चीज होती है, अकाउंटिंग बिल्कुल अलग चीज होती है। अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स। एनालिसिस जो होता है इट इज बेस्ड ऑन प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस इन द अकाउंटिंग वर्ल्ड और इन द बिजनेस वर्ल्ड, ये उस पर चलता है। तो अकाउंटिंग रेशियोज को एनसीईआरटी के हिसाब से दो तरह के क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ के देखेंगे। एक है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, एक है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। अब सुनो, क्योंकि आपने पिछले के 4-3 चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो इसको पढ़ने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। यू विल फील एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। सो इस क्लास से लेकर अगली क्लास तक का जो टाइम है, बैकलॉग को पूरा करो। और फिर इस पे, क्योंकि आज प्रोबेबली थियोरेटिकल और कुछ एक छोटे मोटे फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे, नॉट मोर थिंग्स गोइंग टू बी डिस्कस टुडे। ये क्लासिफिकेशन आपसे क्या कहता है? यहाँ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन जो आपके पास है ये कहता है कि रेशोज 3 तरह की होती हैं। एक, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, मतलब वो रेशो जिसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कहाँ के हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की एक रेशो मैं बताता हूँ, जैसे मान लो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो ग्रॉस प्रॉफिट भी कहाँ से निकलेगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से निकलेगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, है ना, माइनस क्या कर देंगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यू विल गेट व्हाट? ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसा निकलेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट और डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100 करूंगा तो कौन सी रेशो कहलाती है? वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो देखा, न्यूमरेटर जो है ग्रॉस प्रॉफिट और डिनोमिनेटर जो है आपके पास, अगर मैं बोलूं यहां पर क्या, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इट इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आरएफओ लिखते हैं लोग, आरएफओ नहीं लिखना, इनटू 100। अब बताइए ये न्यूमरेटर कहां से आया है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। देयर इज नो नीड टू राइट इट। और ये क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये भी कहां से आया है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो ये जो रेशो हमने पढ़ी वो कौन सी थी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशो। एक रेशो होती है बैलेंस शीट रेशोस, उसका न्यूमरेटर, उसका डिनोमिनेटर, बोथ द थिंग्स वी रिसीव वी डिराइव फ्रॉम वेयर? इन द बैलेंस शीट। जैसे मैं बताऊं, आपके पास एक रेशो हमारे पास आती है क्या? डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो, जो कि फॉर्मूला क्या होता है? डेट न्यूमरेटर में अपॉन में क्या होगा? इक्विटी होगा। डेट इक्विटी रेशो ये बनती है, डेट अपॉन में इक्विटी। अब बताइए, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बोथ आर द आइटम्स अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। इसे कौन सी रेशो कहते हैं? बैलेंस शीट रेशो कहते हैं। ये वाली रेशो क्या होती है? बैलेंस शीट रेशो होती है। फिर आती है कॉम्पोजिट रेशोज। इस रेशो में एक आइटम, चाहे वो न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो, बिलोंग्स टू इधर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और द बैलेंस शीट। जैसे मैं बोलूं क्या, एक रेशो हमारे पास आती है कौन सी वाली? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। ये किसके बराबर होती है? ये बराबर होती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट एंड टैक्स और डिवाइडेड बाय किससे करते हैं हम लोग इसको? किससे करते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड से करते हैं। अब आप बताइए, न्यूमिनेटर कहां से आया? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। डिनोमिनेटर कहां से आया? बैलेंस शीट से। ये रेशो कहलाएगी कंपोजिट रेशोस। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे सीबीएसई के, यानी कि अलग अलग स्कूल्स में भी, आप खुद देख लीजिए, कुछ स्कूल्स में शायद ये कंपोजिट रेशो के बारे में पढ़ा। रेशो हो गया, किसके स्कूल में हुआ रेशो? हो गया। कंपोजिट रेशो बताइए आपको। नहीं बताया आपको? बताया? नहीं बताते, एनसीईआरटी को टच ही नहीं करते। सीयूटी में क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्पोजिट रेशोज। अब कोई क्या बताएगा भाई कॉम्पोजिट रेशो क्या है? उसने तो पढ़ा ही नहीं है। और कितना आसान है जबकि। ठीक है। जितना भी मटेरियल आपको थियोरेटिकली दिखेगा, मेरा खुद की क्रिएशन नहीं है भाई। मैं सीधा सीधा बता दूं, मैंने तो एनसीईआरटी से लिया है। और एनसीईआरटी हमारी रिसोर्स बुक है, हम उससे ले सकते हैं। प्रिसाइज नोट्स की फॉर्म में आपको दे दिया। तो रेशो क्या है? एक मैथमेटिकल नंबर कैलकुलेटेड एज अ रेफरेंस टू रिलेशनशिप ऑफ टू और मोर आइटम्स। वो फ्रैक्शन में हो सकता है, रेशियो का प्रेजेंटेशन है, फ्रैक्शन में हो सकता है, वो प्रोपोर्शन में हो सकता है,
परसेंटेज में हो सकता है, नंबर ऑफ टाइम्स में हो सकता है। तो आप देखेंगे देर आर सर्टेन रेशियोज जो फ्रैक्शन में दिखती हैं, कोई क्या दिखती हैं, प्रोपोर्शंस में दिखते हैं, कोई परसेंटेज में दिखते हैं, कोई नंबर ऑफ टाइम्स में दिखती हैं। तो कोई अच्छा आप टीएस ग्रेवाल में देखेंगे, एक टाइम पे एक रेशियो तो परसेंटेज में दिखा रखी है और एक जगह दिखा रखी है फ्रैक्शन में, है ना। तो वो हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, उसने क्या कर रखा है, ठीक है, उसके हिसाब से चलेंगे। आइए देखिए रेशियो एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। सीयूटी में क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस। अब मालूम तो हो आपको ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव्स कुछ भी नहीं है, आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसको ज्यादा मीनिंगफुल बनाने से रिलेटेड है एनालिसिस की फॉर्म में। तो क्या होता है, टू नो द एरियाज वेयर द बिजनेस नीड मोर अटेंशन। कौन से एरिया जब बिजनेस को ज्यादा अटेंशन की जरूरत है। अगर आप देखेंगे कि उनकी कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ज्यादा जा रही, देखो कंपैरिजन तो होता है ना पिछले साल के मुकाबले इस साल के साथ, दैट इज एरिया ऑफ कंसर्न। जहां आप देखते हैं फाइनेंस कॉस्ट ज्यादा लग रही है, वो एरिया ऑफ कंसर्न होता है। जहां देख रहे हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिक्लाइन हो रहा है, एरिया ऑफ कंसर्न बनता है आपका। या आप देखेंगे क्या कि आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बढ़ रही है, आपकी आउटस्टैंडिंग, आपकी करंट लायबिलिटीज जो है वो बढ़ रही हैं, शॉर्ट टर्म पेमेंट ऑब्लिगेशंस बढ़ रहे हैं। ऐसे आप पता लगा सकते हैं कि एरिया ऑफ कंसर्न कौन कौन से हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। आपके बोर्ड के एग्जाम में ये बिजनेस स्टडीज नहीं जो थियोरेटिकली आएगा 5 नंबर का क्वेश्चन, ये 1 नंबर का, 2 नंबर, 3 नंबर का एमसीक्यू की फॉर्म में आ जाएगा। डिस्क्रिप्टिव भी अगर बोल दें तो बोल दें, अदरवाइज कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। टू नो अबाउट द पोटेंशियल एरिया वेयर इंप्रूवमेंट कैन बी डन। अगर आप देखो रेशियो एनालिसिस से आपको पता चलता है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में क्या है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है। तो एनी particular segment that is showing significant increase as far as revenue from operation concern, gross profit, net profit, operating profit ratio, सब में वो इंक्रीज दिखा रहा है। तो आपको लग रहा है कि हाँ अब ये एरिया हमारा क्या है, अच्छा है। आई वाज जस्ट टॉकिंग टू वन ऑफ द एसएससी टीचर ऑफ माय स्कूल, उनसे मैं बात कर रहा था ऐसे ही कुछ। तो मेरे से बोले कि सर आपकी क्लासेस वगैरह, तो मैंने कहा ठीक है, ईश्वर की दया से चलती हैं, बच्चे आते हैं जाते हैं, बढ़िया चलता है ना। कुछ आते हैं, कुछ को मैं कुछ को मैं बुला लेता हूँ, कुछ को मैं वापस भेज देता हूँ। कह रहे चलो ठीक है, आपको तो सब्जेक्ट ही ऐसा है। तो मैंने कहा आपके सब्जेक्ट में क्या हुआ। ही वाज सेइंग कि सर अब तो एसएससी कोई पढ़ता नहीं है, मतलब क्लास 10th के लिए एसएससी कोई पढ़ता नहीं, 11th 12th में भी नहीं पढ़ता। मैंने कहा ऐसा क्यों। कह रहा सिलेबस रिड्यूस करके 2 चैप्टर का कर दिया, पॉलिटिकल साइंस डाल दिया गया। और अब यूट्यूब में ना कई सारे अच्छे टीचर्स आ गए जो क्लास 10th की एसएसटी इतना बढ़िया पढ़ाते हैं, स्टूडेंट डजंट फील द नीड ऑफ एनी प्राइवेट कोचिंग। सर हमारा काम तो हो गया ठप, ठीक है। मैंने कहा हमारे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों को पता नहीं उनके बारे में कि वो कितना अच्छा पढ़ाते हैं। देर आर मेनी यूट्यूबर्स, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, वो सीनियर क्लासेस को पढ़ाते हैं, वंडरफुल टीचर्स, लेकिन वो क्लास 12th के लेवल को नहीं उतना ढंग से कैप्चर करते। तो क्लास 12th के जो कैप्चर करने वाले वो गिने चुने लोग हैं। जिस दिन क्लास 12th को कैप्चर करने वाले यूट्यूब में शानदार टीचर आ गए, उस दिन हम भी वही बोलेंगे किसी के साथ, अब तो भाई टीचर बहुत सारे आ गए, वरना तब तक तो हमारी रोजी रोटी चली रही है अच्छे से। तो अब आप देखिएगा कि मी एज अ टीचर ट्राइंग टू फाइंड आउट पोटेंशियल इन यूट्यूब, क्योंकि मुझे लगता है कि यूट्यूब में कोई टीचर ऐसा जो कि कंसेप्ट के डीप तक जाए और कम से कम टाइम में उसको प्रेजेंट कर सके, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। 2 तरह की चीजें मुझे लगता है कि किसी टीचर को यूट्यूब पे देनी चाहिए। एक डिटेल वाला, जिसे डिटेल पढ़ना हो डिटेल पढ़ लीजिए, एक सीरीज टाइप की बना के दे दे अपना कि भाई ये 2-2 घंटे के लेक्चर्स है, इन्हें आप देख लीजिए, है ना, जैसे सिविल सर्विसेज वाले करते हैं। और दूसरे क्या होते हैं जो शॉर्ट होते हैं, 15 मिनट का, 12 मिनट का, 17 मिनट का। जैसे मान लो किसी ने पास एडजस्टमेंट्स पे एक वीडियो बना दिया, आई हैव सीन पास एडजस्टमेंट्स की वीडियोस भी मैंने देखे हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, वो बोर्ड के 1 2 3 4 5 क्वेश्चन लिए और ट्रेंड वाले क्वेश्चन लिए, वो मैं बोलूं अगर तो कि थोड़ा सा इनटू डीप वाले क्वेश्चन को टच ही नहीं करते हैं वो लोग। क्योंकि मुझे उनको लगता है कि कोई बच्चा चाहता ही नहीं है। लेकिन मैंने महसूस किया कि देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु एक्चुअली वांट द डेप्थ ऑफ नॉलेज। उनके लिए यूट्यूब पे कोई ऐसा मटेरियल दिखता नहीं है कि जिन्हें, जी हाँ भाई, उनके अंदर ज्ञान की भूख होती है कि मुझे जानना है। सो आई कैन सेंस आउट ऐसा कोई चैनल जो कि डीप में जाए और या फिर ब्रीफ में भी बनाए कुछ ऐसा। लेकिन आई कांट डू दैट बिकॉज मेरे पास समय नहीं होता। तुम में से कोई कर सके तो कर लेना, अच्छा रहेगा। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या है, डीपर एनालिसिस। डीपर एनालिसिस करता है रेशो से, किसमें, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी का, लिक्विडिटी का, सॉल्वेंसी का, एफिशिएंसी लेवल इन द बिजनेस। देखिए मैं बोलूं कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे हिसाब से अच्छा चल रहा है ना। जैसे मान लो ये भाई साहब हमारे हैं, इनके पेरेंट्स कहते हैं बेटा तू हमारा लगते जिगर है, तू हमारी आंखों का नूर है, तू हमारे घर का चश्मे चिराग है।
और भाई साहब बहुत बड़े बंकर हैं स्कूल में, जब देखो तब क्लास के बाहर, हर शरारतों में इनका नाम है। अभी दिवाली आ रहे हैं, सेलिब्रेशन में पटाखे इन्हीं के नाम पे खरीदे जाएंगे। औरतें औरतें रॉकेट छोड़ने को तैयार रहते हैं स्कूल में। अब बताओ, घर में तो ये चांद सितारा चश्मे चिराग लगते जिगर पता नहीं क्या क्या है, स्कूल में तो नहीं है ये। तो अपने बिजनेस को तो मैं बोलूंगा कि हाँ यार मेरा बिजनेस शानदार चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ये और वो हो रहा है। बट इफ समबडी एक्सटर्नली गोइंग टू एनालाइज माई बिजनेस ऑन दीज पैरामीटर्स, तो क्या मैं उतना अच्छा चल रहा हूँ नहीं चल रहा हूँ? वो तो इन्हीं से पता चलेगा ना, कि भाई एज कंपेयर टू इंडस्ट्री हाउ बेटर आई एम डूइंग। कैसे पता चलेगा? इन्हीं से पता चलेगा। वो डीप एनालिसिस कहाँ से निकलता है? रेशो से निकलता है आपका। थोड़ा और चले, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। अरे क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस किसको बोलते हैं हम लोग? कॉमन साइज को। कॉमन साइज में हम कर क्या रहे होते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या निकाल रहे हैं? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय क्या कर रहे हैं? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय revenue from operation, operating ratio. So in ratio analysis what we are actually doing, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस तो कर रहे हैं। डेट का इक्विटी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, या डेट का टोटल लायबिलिटी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, या डेट का कैपिटल एम्प्लॉयड से कंपैरिजन कर रहे हैं। वी आर डूइंग क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस ओनली, इसलिए हेल्प मिलती है हमें से। फिर और चलें थोड़ा सा आगे, तो क्या है? टू प्रोवाइड क्या? मार्केट प्रोजेक्शन के लिए आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन। किसके लिए? मार्केट प्रोजेक्शंस के लिए। फ्यूचर का ट्रेंड क्या है आपका, उसको आपको इससे पता चलता है। तो ये सब चीजें हम किनारे करें, जरा आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस हैं, जो हमने ऊपर यूटिलिटी बोली वही सब एडवांटेजेस में कवर होता है। अंडरस्टैंड द एफिकेसी, इफेक्टिवनेस को। एफिकेसी शब्द है, एनसीईआरटी ने यूज करा है, भारी सा शब्द। ठीक है। वेदर द बिजनेस फर्म हैज टेकन द राइट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस और नॉट। ये सब रिफ्लेक्ट होते हैं किससे? सारी की सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस, या जिन्हें हम कहते हैं क्या, याद है? एक्टिविटी रेशोस कहते हैं। मालूम है एक्टिविटी रेशोस क्या होती हैं? टर्नओवर रेशोस, उनसे पता चलता है यहाँ पर। ठीक है। सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स फिगर एंड एस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप। अब अकाउंटिंग के अंदर आपने देखा था 344 पेज की वो रिपोर्ट थी बजाज ऑटो लिमिटेड की, 400 पेज की। कहाँ पढ़ेगा कोई आदमी उसको? लेकिन उसकी ब्रीफ समरी बना दी, सारी की सारी रेशो। आप देखते हो ना, जब आप ट्रेडिंग के लिए अलग अलग, जो जैसे इंडिया बुल्स को देख लिया, याहू फाइनेंस को देख लिया, विकीपीडिया को, सॉरी इन्वेस्टोपीडिया देख लिया, वहां जो एनालिसिस दिखते हैं वो तो बड़े ब्रीफ एंड कंसाइज होते हैं। उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन फाइंड आउट द रेशोस। तो आपको ये जानना जरूरी है, और आपको ये समझना जरूरी है कि कौन सी रेशो कहाँ ज्यादा यूजफुल है। अभी जब हम एक एक रेशो को पढ़ेंगे ना, तो दिखेगा कहाँ कहाँ वो यूजफुल है। और एक और चीज पढ़ेंगे कि विच इज द मोस्ट आइडियल रेशो इन पट। आइडियल फिगर क्या होती है? जैसे करंट रेशो की फिगर 2:1 वाली है, ऐसा करके। सिंप्लीफाइंग द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड एस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप। फिगर के बीच में रिलेशनशिप ही क्या करता है? डेवलप करता है। थोड़ा उस तरफ चलें और जरा, यहाँ आ जाइए। इनको मैं सिर्फ, मतलब मैं बोलूं कि बहुत डीप में डिस्कस करना वो जरूरत नहीं है। कंपेरेटिव एनालिसिस में आपको हेल्प पता चलती है। ट्रेंड विजिबल इन द बिजनेस। आपका बिजनेस क्या होता है? स्टेडी ट्रेंड दिखा रहा है, ग्रोइंग ट्रेंड दिखा रहा है, डिक्लाइन ट्रेंड दिखा रहा है। ये सब आपको कैसे पता चलता है? आपकी सेल्स से। आपकी सेल्स से क्या पता चलता है? आपका मार्केट शेयर पता चलता है। और मार्केट शेयर के बाद आपकी चीजें बदलती चली जाती हैं। एक जमाना था, मारुति जो था वो इंडिया के अंदर अच्छा खासा, अच्छा आपको पता है मारुति के कॉम्पिटिटर कौन कौन थे इंडिया में? 1984 में हाँ, पहली मारुति गाड़ी आई थी, मारुति 800 करके, इंदिरा गांधी ने लॉन्च किया था। ग्रीन पार्क, साउथ दिल्ली में, सफदरजंग एन्क्लेव के पीछे, वहाँ एक सरदार जी हैं सिख। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी वो गाड़ी को बेचा था, पहली गाड़ी उनको हैंड ओवर करी गई थी लॉटरी से। 84। क्या टाइम हो रहा है? 84 मतलब समझ लो, मैं बोलूँ 41 ईयर्स हो गया मारुति को आए हुए। तो मारुति ने धीरे धीरे किसको? हिंदुस्तान मोटर्स जो एम्बेसडर बनाती थी उसको, और एक फिएट होती थी, फिएट। दो गाड़ियां चलती थी यहाँ पर। एक गाड़ी और चलती थी, उसे कहते थे कंटेसा क्लासिक, छोटी सी गाड़ी, लंबी सी गाड़ी। वो पुराने जमाने में काउबॉय वाली स्टोरी वाली फिल्म थी, जब काउबॉय का ट्रांजिशन अमेरिकन फिल्मों में, हॉलीवुड की फिल्मों में गाड़ी चलाने वालों में हुआ। तो लंबी सी गाड़ी दिखती थी, धूल उड़ाती हुई गाड़ी, बिल्कुल छोटी, बहुत छोटे छोटे पहिए। एक बार बैठा था मैं जिंदगी में उसमें, ऐसा लगता था सड़क पे ऐसे तैर रहे हैं। बचपन में, बहुत पहले, मतलब मेरे ख्याल से मुझे लगता है 70s में बैठा हूँ उस गाड़ी में मैं। कंटेसा क्लासिक बोला करते थे उसको। ठीक है जी। तो वो गाड़ी जो होती थी, ये हिंदुस्तान मोटर्स हो गया, फिएट हो गया, और वो कंटेसा क्लासिक जो होती थी। कंटेसा क्लासिक, ये तीन इसके मारुति के क्या थे? कॉम्पिटिटर्स थे। लेकिन मारुति ने इनोवेशन, सस्ती, नई और बढ़िया, एम्बेसडर तो रीच के बाहर थी लोगों के। कंटेसा क्लासिक भी नहीं खरीद सकते थे।
या तो टैक्सी में दिखती थी वो, या प्राइवेट गाड़ियों में दिखती थी, और तो कोई पर्पज ही नहीं था इसका। बड़े नेता वेता सब एम्बेसडर में चलते थे, गाड़ियां दिखती नहीं थी। जैसे आपने देखा हो ना साउथ इंडियन फिल्मों में स्कॉर्पियो खुलती है खट 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 ऐसे करके, वैसे पुराने जमाने में पुरानी मूवीज देखोगे ना, उसमें एम्बेसडर खुलती थी खट 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 करके, ऐसे खुलता था एम्बेसडर। और फिएट जो गाड़ी होती थी वो टैक्सी ड्राइवर यूज करते थे। देवानंद की फिल्मों को देखना तुम, फिल्म का नाम ही टैक्सी ड्राइवर है। सस्पेंस वाली फिल्म थी, क्रिमिनल सस्पेंस, देवानंद की फिल्म। तो चलिए, यहाँ अब मारुति ने एक बीच में अच्छा काम किया, तो मारुति का मार्केट शेयर 25, 30, 41, 45% तक चला गया। फिर क्या हुआ, मारुति में लेबर प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, लेबर अनरेस्ट होना शुरू हुआ। तो मारुति के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, ही वॉज एन आईएएस ऑफिसर, ठीक है, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव थे। पहले मारुति में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर 51% था, सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन का 49% था। तो उनके बीच में डील ये हुई कि 25 ईयर्स तक तो यही रहेगा, 25 ईयर्स के बाद सुजुकी का शेयर 51% हो जाएगा, मारुति का 49 हो जाएगा, मतलब इंडिया का 49 हो जाएगा। तो अब जो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड है वो जापानीज कंपनी है, वो इंडियन कंपनी नहीं है। तो जो जगदीश खट्टर थे, उन्होंने रिजाइन किया फिर अपनी सिविल सर्विसेज वाली पोस्ट से। देन ही बिकेम एमडी, एंड देन दैट पर्सन चेंज द फॉर्च्यून ऑफ मारुति। मारुति का जो शेयर 15% तक गिर गया था, 31, 32, 35% तक लेके चला गया। अब मैं कैसे बोल पा रहा हूँ कि शेयर 15% गिर गया, बताओ तो जरा। इन्हीं फैक्टर फिगर के बेस पे तो बोल रहा हूँ, इसी ट्रेंड के बेस पे तो बोल रहा हूँ। हुंडई आ गई आपके पास, और बहुत सारी प्लेयर मार्केट में आ गए, होंडा आ गया, हुंडई आ गई, सब आ गए। दे स्टार्टेड कैप्चरिंग द शेयर ऑफ मारुति। लेकिन अभी भी मारुति अनडिस्प्यूटेड लीडर है, टाटा का शेयर बढ़ रहा है। फिर वही ट्रेंड की बात आ गई, कैसे पता चलता है ट्रेंड? एसयूवी सेगमेंट में कौन अच्छा कर रहा है, स्मॉल एसयूवी में कौन अच्छा कर रहा है, हैचबैक में कौन अच्छा कर रहा है, नॉर्मल में कौन अच्छा कर रहा है, ये सब ट्रेंड से पता चलता है, सेल से पता चलता है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरियाज, आपके प्रॉब्लम एरिया और एज वेल एज वीक एरिया सब कहाँ से पता चल जाते हैं? रेशियो एनालिसिस से पता चल जाते हैं भाई, ठीक है। अच्छा, फिर प्रॉब्लम और वीक के बाद एक आता है क्या? स्वॉट एनालिसिस। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। कंपनी अपना खुद का स्वॉट एनालिसिस कर सकती है, किसकी मदद से? रेशियो एनालिसिस की मदद से, ठीक है। और अलग अलग तरह के कंपैरिजन, प्रॉफिटेबिलिटी कंपैरिजन, लिक्विडिटी कंपैरिजन, सॉल्वेंसी कंपैरिजन, बिजनेस के सारे हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। ये कैसे बोल रहा है देखो यहाँ पर, ये 3 तरह के कंपैरिजन आपके सामने बताए गए हैं। ये सीयूटी का बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन बन सकता है, आया नहीं अभी तक, कि वेरियस वेरियस कंपैरिजन बेस्ड ऑन रेशियो एनालिसिस इंक्लूड्स 1, 2, 3, 4। फिर बोल देगा ऑल, ओनली 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, नन ऑफ दीज, या ओनली 1, 2, 3, ऐसा करके ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं आपको। क्या है? नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड्स विद इटसेल्फ, यानी कि इंट्राफर्म कंपैरिजन या टाइम सीरीज एनालिसिस, विद अदर बिजनेस एंटरप्राइजेस, यानी इंटरफर्म कंपैरिजन, क्रॉस सेक्शनल कंपैरिजन, विद द स्टैंडर्ड सेट ऑफ द फर्म इंडस्ट्री, कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड, और कंपैरिजन विद इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन। 3 तरह के कंपैरिजन यहाँ पर इन्होंने बोला है। तो थियोरेटिकली आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, लिमिटेशंस या रेशियो एनालिसिस की, कि ये क्या है? सिर्फ मीन्स है, एंड नहीं है। ये एनालिसिस के तरीके हैं, एनालिसिस के रिजल्ट्स निकलते हैं, लेकिन सोल्यूशन क्या होगा उसका कोई पता नहीं चलता। इससे आपको पता चल रहा है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी गिर रही है, अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो रेशियो कांट गिव यू सोल्यूशन, सोल्यूशन तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को खुद ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। लैक ऑफ एबिलिटी टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, ऊपर वाले के बाद नीचे वाला हमने डिस्कस कर लिया। इसके अंदर एबिलिटी नहीं है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ये तो प्रॉब्लम के सिम्टम्स आपको बता सकता है कि आपकी परेशानी है, इट कांट सॉल्व। इसके लिए फिर आपको कंसल्टेंट हायर करने पड़ेंगे, वो आपको ग्रेट आइडिया देंगे, वो आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। अच्छा, एक और मजेदार चीज यहाँ पर क्या है, मतलब ये लिमिटेशन है बहुत बड़ी, कि लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज डेफिनेशंस, किसी भी रेशो के जो स्टैंडर्ड, जैसे हम बोले ना फिजिक्स केमिस्ट्री के स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ना, साउंड वेव्स की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है साइंस के हिसाब से, ठीक है। रेडियो वेव जो साउंड वेव को कहते हैं, रेडियो वेव की, ठीक है, अल्ट्रा रेज की बोल दें या लेजर की बोल दें, इन सब की आप देखेंगे ना एक्सटेंडेड डेफिनेशन है साइंस के अंदर, ठीक है। आ, मैं बोलूँ तो अ, एक पैरामीशियम अमीबा होता है, इनकी भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ठीक है। लंग्स की स्टैंडर्ड फंक्शनिंग है, हार्ट की स्टैंडर्ड फंक्शनिंग है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट हर बंदे का हार्ट उसी तरह से चलता है, मतलब अक्रॉस द ह्यूमन स्पीशीज में, लेकिन यहाँ नहीं है। हो सकता है कि इंडिया में करंट रेशो 2:1 मानी जाए, सोमालिया में करंट रेशो क्या, वहां तो सर्वाइवल रेशो चाहिए आपको, वहां तो बचना ही मुश्किल है, वहां ही मुश्किल है, वहां तो रेशो की बात ही नहीं बन पाएगी। तो यूएस के स्टैंडर्ड के हिसाब से, रशियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, यूक्रेनियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, अब एक बड़ी मजेदार घटना हुई।
कुछ बोला गलत लिखा है कुछ क्या? टर्की ने हमारे गेहूं को ये बोलकर कि उसमें इबोला वायरस है लेने से मना कर दिया। मतलब 1 टन कितना होता है? 1 टन 1000 kg, ठीक है? 4000 टन गेहूं, सोचो, 4000 टन उसने मांगा था, हमने भेजा। नाउ टू इम्प्रेस द इस्लामिक कंट्रीज, उसने क्या करा? आ, बोल दिया कि भाई नहीं, इसमें इबोला है। अब गेहूं में तो गेहूं, इबोला तो ह्यूमन वायरस है भाई, अनाज में कहां से हो गया? वो रिजेक्ट कर दिया। बट वी हैव डन, वी फाउंड अ न्यू मार्केट मिडिल ईस्ट में। हमने क्या कर दिया? उसको बेचना शुरू कर दिया, और नाउ मिडिल ईस्ट इज अ ग्रेटर कस्टमर फॉर इंडियन व्हीट। ठीक है जी। अब उसके पास, टर्की के पास जो सारा का सारा व्हीट आता था, उसने अपना ऑल्टरनेटिव चैनल ढूंढा। किसको? यूक्रेन को। अब यूक्रेन की हालत तो 2.5 साल से 3 साल से अब देख ही रहे हैं। हाँ ले लो ना, पर फोन नहीं रखना चाहिए ना अपने पास। इज इट क्लियर? अब वहां गेहूं की सप्लाई खत्म हो गई। अब हमसे बोलते हैं कि लाओ। हमने बोला भाई हमारे कस्टमर तो अब और बन गए, हम आपको नहीं दे सकते हैं। अब टर्की इज फेसिंग फूड ग्रेन क्राइसिस, फेस फेस कर रहा है अच्छा खासा। तो दिक्कत हो गई। अब क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर? क्या कि अगर मैं बोलूं यहाँ पर कि अब इसका क्या लेना देना था, इसका कोई लेना नहीं था, ऐसे एग्जांपल आ गया। यहाँ देखें, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज डेफिनेशंस, हमारी कोई स्टैंडर्डाइज डेफिनेशंस नहीं है। टर्की में हो सकता है कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के कुछ अलग रूल चल रहे हो आज की डेट में, क्योंकि उनकी प्रिवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से चल रहा हो सकता है ना। और हमारे यहाँ पर कुछ अलग चलेगा, जापान में कुछ अलग चलेगा, नॉर्थ कोरिया में तो जो किम ओंग, क्या ना, किम जोंग उन जो बोलेगा वही रेशियो चलेगी। वो बोलेगा करंट रेशियो इज गुड व्हेन इट इज 10:1, हम बोलेंगे महाराज वही है, ठीक है ना, वही ठीक है। वहां तो उसके हिसाब से चलेगा। अब लेकिन अगर किम जोंग यूंग बोलेगा कि हार्ट की शेप है ना, वो बॉल की शेप ना होके स्क्वायर है, तो वो थोड़ी चलेगा। वो तो साइंस का रूल है, उसे किम जोंग यूंग थोड़ी बदल सकता है। फाइनेंशियल एनालिसिस वो बदल सकता है, लेकिन ये थोड़ी बदल सकता है कि मतलब साइंटिफिक रूल थोड़ी बदलेगा। वो कहेगा हाइड्रोजन के 4 एलिमेंट और ऑक्सीजन के 5 एलिमेंट मिला के पानी बनाओ, कैसे बनेगा पानी? नहीं बनेगा। तो वो साइंस थोड़ी बदलेगी उसके हिसाब से। तो ये बदल सकती है, क्योंकि यहाँ डेफिनेशन स्टैंडर्डाइज नहीं होती हैं। ठीक है। फिर हमने बोला कि यहाँ पर लैक ऑफ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स, इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग चलते हैं, यूएस के अलग चलते हैं। IFRS से इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, वो वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्री ने एक्सेप्ट ही नहीं करे। तो यूनिफॉर्मिटी कहाँ से आएगी? अगर अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो उसके एक्सप्लेनेशन में या उसके एनालिसिस में कहाँ से यूनिफॉर्मिटी आएगी? सो दैट्स अनदर लिमिटेशन। ये भी एक लिमिटेशन हमें तंग करती है। और रेशोज, रेशोज बेस्ड ऑन अनरिलेटेड फिगर्स। अनरिलेटेड फिगर्स का क्या मतलब? हो, मान लो मैंने रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कंपैरिजन कर लिया, बिल्कुल ठीक है जी। मैंने रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का प्रोविजन फॉर टैक्स के साथ कंपैरिजन करा। कोई ढूंढ लेगा किसी भी तरह का कोई कंपैरिजन, मान लो ढूंढ लेगा, ठीक है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मैं बैंक ओवरड्राफ्ट से कंपैरिजन करूंगा, क्या कंपैरिजन निकलेगा भाई? बोलो। एक आदमी कहता है कि मैं रेशियो एनालिसिस कर रहा हूँ, किसी का किसी के साथ ही कंपैरिजन बना के चल रहा है, तो नहीं बनेगी ना बात। ये एक मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, क्या फेस करने के लिए आती है? रुपीज का सिंबल लगेगा यहाँ पर। क्या? फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर 1 लाख रुपए के और फर्नीचर 1 लाख रुपए का, इनकी रेशियो कितनी है? 1:1। बट इज इट गोइंग टू गिव यू एनी मीनिंगफुल कंपैरिजन? क्रेडिटर का फर्नीचर से क्या लेना देना भाई? तुम बोलो सर, ये भी तो हो सकता है कि क्रेडिटर जो हैं वो फर्नीचर उधार खरीदने के बाद बने हो। तो फर्नीचर अगर हमने क्रेडिट में खरीदा, तो वो क्रेडिटर थोड़ी कहेंगे उसको हम, उसको तो अदर करंट लायबिलिटी बोलेंगे। बताया था मैंने। क्रेडिटर शब्द कब यूज करा जाएगा? व्हेन यू आर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। ये तो आपने मशीनरी खरीद ली, फर्नीचर खरीद लिया, कैपिटल गुड्स खरीद ली, और यहाँ तो क्रेडिटर बोलेंगे नहीं उसको। यहाँ तो क्या बोलेंगे? अदर करंट लायबिलिटी बोलेंगे। तो भी कोई कंपैरिजन नहीं बना। देयर इज नो कंपैरिजन हियर। ठीक है जी। अच्छा, तो ये हमने यहाँ पर देखा था। इसके बाद थोड़ा ऊपर चले, और अब हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या, आगे चलेंगे थोड़ा। दिस इज फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ये आपके TS ग्रेवाल में दे रखा है। क्या है? लिक्विडिटी रेशोज, सॉल्वेंसी रेशोज, इन दोनों को मैं मिलाऊंगा तो सॉल्वेंसी रेशोज ही बोलते हैं। ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है। सो व्हेन वी आर यूजिंग द टर्म सॉल्वेंसी, इसका मतलब लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की बात करते हैं। लिक्विडिटी की बात करते हैं हम क्या? शॉर्ट शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की बात करते हैं। ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी पे घूमती है बस।
बाकी सारे आइटम पे ये घूमती है। फिर एक्टिविटी रेशो जिन्हें हम परफॉर्मेंस रेशोज भी बोलते हैं, और उधर चलेगा जिन्हें हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज भी बोलते हैं। ठीक है, और इतना आसान है रेशो चैप्टर, मैं बता रहा हूँ। लोग टीचर कहते हैं बेटा रट लो रट लो, अब तुम देखना रटना कुछ है ही नहीं। एवरीथिंग इज लॉजिकली प्लेस्ड इन दिस चैप्टर। मैं अभी सिखाऊंगा, बिलीव मी, अगर आपने ढंग से कर लिया उसको, मेरे साथ पढ़ा और उसकी प्रैक्टिस करी, जब जब आप रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे अपनी लाइफ में, तब तब आपको फॉर्मूले याद आ जाएंगे। आपको आपको बहुत स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा वैसा करके। ठीक है, हमारी अकाउंटिंग में सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि टीचर्स ना रटना सिखाते हैं। रटना, अब क्या बोले, अब रटना का कुछ नहीं कर सकते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखिए यहाँ पर, दिस पार्ट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कौन कौन से होते हैं, देखो ये रही, दिख रही है यहाँ पर, ये रहे। ये जानना जरूरी है। तो कई बार दे दिया जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। ठीक है, 6-7 रेशो बता देंगे, और फिर उनमें से कौन सी होगी, फिर आपको ऑप्शन में जाना पड़ेगा वैसा करके। ठीक है, वैसा करके। क्या हुआ, जुकाम लग गया तुम्हें? फिर क्या हुआ बताओ? उदास लग रहा है यार आज। ब्रेकअप वगैरह हुआ कुछ? सॉरी, रिकॉर्डिंग चला गया। ठीक है, आओ देखें। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। व्हाट इज स्टॉक टर्नओवर? इन्वेंट्री में क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और इन्वेंट्री दोनों स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम है। इधर बोला इंटरेस्ट कवरेज रेशो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो इंटरेस्ट भी और नेट प्रॉफिट भी दोनों किसके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के पार्ट है। दैट्स फाइन। और चलें आगे थोड़ा सा, ऊपर चलें। बैलेंस शीट रेशोस कौन कौन सी हैं, देखो यहाँ पर। करंट रेशो, क्विक रेशो, डेट इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। सारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहाँ के दिख रहे हैं आपको? बैलेंस शीट के कंपोनेंट दिख रहे हैं, ऐसा करके। देखिए भाई, हमारे देश के लोग बहुत इररिस्पॉन्सिबल हैं। आप लोग फ्रेजाइल बच्चे हैं। अभी कुछ दिनों में देखेंगे ना, स्मॉग आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, स्टीम लेना शुरू करें, बाहर कम निकलें। और अगर धुआं उड़ाते हो तो मत उड़ाइए, क्योंकि एनवायरनमेंट में बहुत धुआं है ना। अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि यू कांट अफोर्ड टू मिस क्लासेस, स्कूल क्लासेस और ट्यूशन क्लासेस फॉर अ वीक, फॉर 10 days। बहुत पीछे चले जाएंगे, क्योंकि स्कूल में भी सिलेबस बहुत तेज भाग रहा होगा, हम लोग भी तेज भागेंगे। बीमार पड़ जाओगे तो कैसे ठीक करोगे? ठीक है। अब बारी आई कौन सी वाली, कॉम्पोजिट रेशियोज में। देखें जरा क्या लिखा था, जिसमें एक वेरिएबल तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, और दूसरा वेरिएबल कहाँ का है, बैलेंस शीट का। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोजिट रेशियोज। तो ये कंपोजिट रेशियो क्या क्या देख रहे हैं, ये बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है भाई। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, आरओआई, ये सारी की सारी रेशियो इसी के अंदर कवर हो जाती है। ठीक है, ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन है। क्या है फंक्शनल क्लासिफिकेशन के अंदर, ये रहा, लिक्विडिटी रेशियोज। ठीक है, इसके अंदर सारे के सारे आइटम एसेंशियली कौन से होते हैं, लिक्विडिटी रेशियो में सारे आइटम कौन से होंगे, सारे के सारे शॉर्ट टर्म नेचर के होंगे, ये वाले। करंट क्विक, करंट रेशो, वर्किंग कैपिटल रेशो, क्विक रेशो, लिक्विड रेशो, एसिड टेस्ट रेशो भी इसको बोला जाता है ना, जो हम बात करेंगे। फिर हमारे पास बारी आती है कौन सी वाली, सॉल्वेंसी रेशोज की। ठीक है, थोड़ा और ऊपर चले तो ये फ्लो चार्ट भी बना के रखा हुआ आपके नोट्स में, दिखेगा आपको। दीज आर एसेंशियली कौन से रेशोज हैं ये, लॉन्ग टर्म रेशोज हैं। क्या क्या रेशो है, डेट इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने न्यू इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 2 साल पहले ये रेशो नहीं इंक्लूड हुई थी, अभी न्यू ही आ रहा है। अब ये नई नहीं रही है, पुरानी रेशो है। सो दिस इज देयर इन द सिलेबस। थोड़ा और चले जरा अगर तो क्या बोलेंगे इसको, एक्टिविटी टर्नओवर या परफॉर्मेंस रेशोज हैं। ठीक, इसके अंदर क्या क्या रेशोज आती हैं, इन्हें एफिशिएंसी रेशोज भी बोला जाता है। इन्हें एक्टिविटी टर्नओवर या परफॉर्मेंस रेशो, एक्टिविटी रेशोज भी बोला जाता है। इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो या स्टॉक टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल या डेटर टर्नओवर रेशो, डेटर्स वेलोसिटी भी बोला जाता है, ध्यान रखना। ट्रेड पेबल रेशो, टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो और क्रेडिटर्स वेलोसिटी भी बोला जाता है। ये मैं वेलोसिटी वाले क्वेश्चन करवाता हूँ, और इस बार के सीयूटी में आए थे ये। मेरे बच्चों ने मुझे बताया, कर सर हमने क्रेडिटर वेलोसिटी, डेटर वेलोसिटी के क्वेश्चन आपने कराए थे और वो आ गए। बाकी लोग नहीं कर पाए, उन्हें पता ही नहीं क्या होता है। वेलोसिटी तो फिजिक्स का होता है, पढ़ा है ना, फिजिक्स में पढ़ा होगा वेलोसिटी। ये फाइनेंस में कहाँ से आ गया भाई, दिखाएंगे कैसे आएगा, है ना। तो वेलोसिटी वाला पार्ट। फिक्स एसेट्स टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो कोई नया नहीं है, पुराना हो गया ये। नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो और इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशो और कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, दीज आर व्हाट,
एफिशिएंसी रेशोस, इनको एफिशिएंसी रेशो के नाम से जाना जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज आपके पास आई हैं, ठीक है जी। इनमें क्या होता है, प्रॉफिट बिजनेस के बारे में। ये दो तरह की दिखती हैं आपको, यहाँ देखिए अब आप। ये है आपकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो, और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में आरओआई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और फिर ये नीचे रिटर्न ऑन नेटवर्थ या रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, अर्निंग्स पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशो, डिविडेंड पर शेयर रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशोस। ये सारी सिलेबस में नहीं है, कौन से वाले में, सीबीएसई में नहीं है, बट दैट इज देयर इन द सीयूईटी, उसमें है। इसीलिए मैं इन्हें भी पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं करेंगे हम, क्योंकि फिर वो हमारा टाइम लग जाएगा। बट इनका बिल्कुल डिटेल सारी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। कुछ बोलना है, एनीथिंग, है ना? एक फ्लो चार्ट बनाया था हमने यार, वो कहाँ चला गया? हाँ ठीक है, सारी रेशोज आपको पता चल गई हैं। तो भाई टोटल कितनी रेशोज पढ़नी है हमने, बताइए तो जरा, बोलो टोटल कितनी रेशो पढ़ रहे हैं हम लोग? 17। ये हटा, ये सब मिला के हटा के ये वाली, है ना, और मिला ले तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, है ना, 23 रेशोज। कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, आपका दिमाग एक बहुत ही हाई कैपेसिटी सुपर कंप्यूटर से भी तेज है, उससे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी रखता है। लेकिन आप क्या रखते हैं उसके अंदर? इंस्टाग्राम की रील्स, स्नैपशॉट की चैट, बस यही सब रखते हैं। फेसबुक वगैरह यूज करते हैं आप लोग? नहीं करता होगा ना कोई। इंस्टा करते हैं, और क्या करते हैं? स्नैपचैट, और कुछ और भी है कोई चीज? हाँ, क्या चीज है? हॉटस्टार, व्हाट्सएप यूज करते हैं, हाँ ऐसा करते हैं। तुम क्या बोल रहे हो बताओ? हाँ मैं सुन गया क्या बोल रहा है ये। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं, हार्मोन्स उबाल मार रहे हैं उसके, अभी कोई दिक्कत ही नहीं है। आइए देखें लिक्विडिटी रेशियोज की तरफ चलते हैं, बड़ा आराम से। ये छोटी रेशियोज है, इसी को लेके चलेंगे आराम से, और इसके सारे कंपोनेंट पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसे करंट रेशियो भी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म। अच्छा देखिए, मैं अगर बोलूं तो ना आपके पास, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि यू हैव एसेट्स, एसेट्स इज इक्वल टू किसके बराबर होती है? कैपिटल। अच्छा अब ना, क्योंकि हम थर्ड बुक पढ़ रहे हैं, कंपनीज अकाउंट, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड बोलेंगे, प्लस, प्लस क्या बोलेंगे? लायबिलिटीज, लायबिलिटी। दो कंपोनेंट इसके, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, इसके दो कंपोनेंट बनते हैं क्या? नॉन करंट असेट्स के और किसके? करंट असेट्स के। और सुनिए, ये एवरीबडी नोज दैट कि टोटल ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? टोटल ऑफ लायबिलिटीज के बराबर होता है, ऐसे करके। टोटल लायबिलिटी में दो कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं। दिस कंपोनेंट बिलोंग्स टू शेयर होल्डर, दैट कंपोनेंट बिलोंग टू एक्सटर्नल पीपल। नॉन करंट और करंट दोनों बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको नॉन करंट लायबिलिटी को डेट भी बोला जाता है, डेट, डेट भी बोला जाता है। तो जब मैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो लेऊंगा, तो आपने डिस्कशन में पढ़ा था, असेंशियली हमें कौन सी रेशियो उठानी पड़ेगी? असेंशियली हमें ये आइटम उठाना पड़ेगा, और कौन सा आइटम उठाना पड़ेगा? असेंशियली वी हैव टू पिक अप दिस आइटम, ये वाला आइटम, और ये वाला आइटम, दो आइटम हमें उठाने पड़ेंगे। और इन्हीं के आसपास क्या चलेगी? हमारी रेशो चलेगी, इन्हीं के साथ साथ हमारी रेशो चलती है। तो अब आप देख लेते हैं यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर क्या क्या चीजें हैं। दिस रेशियो इज एन इंडिकेटर ऑफ फर्म्स एबिलिटी टू प्रॉम्प्टली मीट इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। इट शोज द एक्सटेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इन अ फर्म, ठीक है, ये वाला पार्ट। इट प्रोवाइड्स मेजर्स ऑफ डिग्री टू विच करंट एसेट्स कवर द करंट लायबिलिटीज। The excess of current assets over current liability provide a measure of safety margin available against the uncertainty in realization of current assets and flow of funds. This ratio should be reasonable. It should be neither very high nor very low. ऐसा बोला आगे। फिर थोड़ा और आगे देखते हैं क्या लिखा है इस पर, कि a flow of ratio, low ratio endangers business and put it in a क्या शॉर्ट टर्म इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन में ले आएंगे। ठीक है जी। वेरी हाई करंट रेशो का मतलब है क्या? कि आपने अननेसेसरी पैसा कहां ब्लॉक कर दिया है? अपनी करंट एसेट्स में ब्लॉक कर दिया है, वो गलत है। और आइडियल रेशो क्या मानी जाती है? 2:1 मानी जाती है। यानी कि
मेरी करंट रेशो अगर 2 लाख है तो मेरी करंट लायबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 1 लाख, सो दैट आफ्टर पेइंग माई करंट लायबिलिटी माई वर्किंग कैपिटल इज 1 लाख, सो दैट आई कैन कंटिन्यू माई शॉर्ट टर्म ऑपरेशंस। मैं रॉ मटेरियल खरीद सकूं, मैं लेबर की फीस दे सकूं, मैं पानी बिजली का खर्चा भर सकूं, मैं टैक्स की लायबिलिटी भर सकूं, मैं छोटे मोटे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकूं, सस्टेन कर सकूं मार्केट में, एडवर्टीजमेंट कर सकूं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मीट कर सकूं। इसीलिए अगर रेशो 1:1 है तो इसका मतलब क्या हो गया, आप शॉर्ट टर्म में अब इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। आपका पैसा तो करंट लायबिलिटी को चला जाएगा, लेकिन अगर एक भी झटका बन गया या इफ यू गॉट एक्सेसिव ऑर्डर तो आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे, देन यू हैव टू बोरो मनी फ्रॉम आउटसाइड। ऐसा करके मतलब आप लिक्विडिटी क्रंच की सिचुएशन में पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपके पास पैसा है ही नहीं कुछ और बढ़ाने के लिए काम को आगे। ठीक है जी, और चलें आगे थोड़ा सा। क्या है ये, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि करंट असेट्स के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, याद है? जो करंट असेट्स किसको बोलेंगे, दे फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अगर आपको ध्यान होगा चैप्टर 3 में अब सब चीजें बोली थी हम लोगों ने, क्या कि दे आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड, रियलाइज का मतलब पैसा मिलना, बेचने के बाद पैसा मिलना, और इंटेंडेड फॉर सेल और कंजम्पशन इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, यह हम बोल रहे हैं। और क्या, और इट इज हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड, या वो 12 महीने के रिपोर्टिंग मतलब जिस दिन वो अराइज हुए उसके 12 महीने के अंदर अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाए, या वो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाए। इट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अनलेस इट इज रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग एक्सचेंज और यूज्ड टू सेटल अ लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। ये रेस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं जरा समझिए। आपकी कंपनी क्या करती है, काम कर रही थी, अचानक आपकी कंपनी पे क्या आ गया, इनकम टैक्स के नोटिस आ गए, या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आपकी कंपनी में छापा मार दिया कि भाई आप टैक्स इवेजन कर रहे हैं। आपके सारे के सारे अकाउंट क्या हो गए, फ्रीज हो गए। अब क्या होगा बताइए, जो लायबिलिटी आपको 2 महीने 3 महीने 4 महीने में पे करनी थी वो तो आप पे ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि योर अकाउंट्स आर फ्रीज। तो ऐसे में क्या हो गया, वो जो करंट लायबिलिटी बोल रहे हैं वो करंट थोड़ी रहेगी। कब आपके अकाउंट रिलीज होंगे हमें नहीं पता। तो अब जो लायबिलिटी आपको 1 साल के अंदर अंदर पे करनी थी सब होल्ड पे चलेगी ना। सामने वाले बोलेंगे भाई हमारा पैसा दो, हम बोलते हैं हम कैसे पैसे दें, हमारे तो अकाउंट फ्रीज हो गए हैं, है ना। तो ये है वो रेस्ट्रिक्शन, उसकी रेस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं आप। रेस्ट्रिक्शन होने के बाद उनको फिर करंट नहीं बोल पाएंगे ना, क्योंकि दे आर रेस्ट्रिक्टेड, दे आर फ्रीज फॉर इंडेफिनिट टाइम पीरियड। मुझे क्या पता कब रिलीज होंगे वो। ऑपरेटिंग साइकिल की बात हमने करी थी, मैंने कहा था ना चैप्टर 1 2 3 में जो पढ़ेंगे आप वो यहाँ काम आएगा ना। एवरीबडी इज अवेयर द ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। ठीक है जी, तो ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में बताया हुआ है यहाँ पर सारा का सारा। इट इज द टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स फॉर प्रोसेसिंग एंड देयर रियलाइजेशन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स व्हेन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, इट इज कंसिडर्ड एज अ पीरियड ऑफ 12 महीना। सो करंट एसेट्स कौन सी एसेट्स हैं जिनको कन्वर्ट कर सकते हैं हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, क्या, विद इन 12 मंथ या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ कंपनी, उसे हम करंट एसेट्स बोलेंगे। अब अगर आपको बैलेंस शीट ध्यान आ रही होगी तो करंट एसेट्स के कंपोनेंट आपके सामने है, याद आ रहा है, करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ठीक है, ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट्स होता था, ऊपर नॉन करंट एसेट्स होता इन्वेस्टमेंट, नीचे करंट इन्वेस्टमेंट, ऊपर डेफर्ड टैक्स के 3 कंपोनेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऊपर आता था क्या, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, नीचे शॉर्ट टर्म, ऊपर अदर नॉन करंट एसेट्स, इधर नीचे अदर करंट एसेट्स। ये देखिए इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या चीजें आती है, हमने पढ़ी थी डिटेल में, पढ़ा था डिटेल में। क्या आता था इसके अंदर, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, ये आता था। और क्या आता था, लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर भी आता था। वो अकाउंटिंग के अंदर आता है, लेकिन जब हम एनालिसिस करेंगे तो क्या बोल रहा है आपसे कि भाई एक्सक्लूड करो इसको, हटा दो इसे, स्टोर्स एंड स्पेयर्स को हटा दीजिए। क्यों हटा रहे हैं भाई इसको, रीजन, शॉर्ट टर्म में कैन यू कन्वर्ट, कैन यू कन्वर्ट लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, और किसको, लूज टू स्टोर्स एंड स्पेयर्स को कैश में। अचानक आपको इंस्टेंट कैश की जरूरत पड़ी, क्या आप अपने ग्लास पेचकस हथौड़ी स्क्रू ड्राइवर्स को मार्केट में बेच के पैसा कमा लेंगे? वो जो स्टोर, अच्छा जो स्टोर आपके पास पड़ा है, लुब्रिकेंट, सॉफ्ट कॉटन, ये सब जो आपका पड़ा हुआ है, क्या इसको बेच के आप पैसे निकाल लेंगे? नहीं। क्या आपके पास स्पेयर पार्ट्स पड़े हुए जो अपनी मशीन के हैं, कोई खरीद लेगा बाहर वाला उन्हें? नहीं खरीदेगा। सो दे दे कैन बी रियलाइज इन टू कैश बट नॉट फ्रीक्वेंटली, नॉट एज इजिली एज अदर करंट एसेट्स आर रियलाइज टू कैश। इसीलिए, और सुनो, जब हम कोई और रेशो पढ़ेंगे ना सॉल्वेंसी रेशो के अलावा, तब इन्हें माइनस नहीं करेंगे। जैसे टोटल एसेट्स टू डेट रेशो पढ़ रहे हैं हम, ये तो फिर भी सॉल्वेंसी वाली आ गई, लेकिन कोई और रेशो,
परफॉर्मेंस रेशो बोले, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, किसी और रेशो में जब हम जाएंगे तब नहीं, सिर्फ सॉल्वेंसी रेशो में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। अदरवाइज जहां कभी हमें टोटल एसेट्स रेशो लेनी होगी ना, वहां नहीं एक्सक्लूड करेंगे इसको, यहाँ हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये पैसे में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब मुझे बताइए कि स्टॉक इन ट्रेड से इन्हें हटा क्यों रहे हैं? इसीलिए तो हटा रहे हैं क्योंकि इनको कैश में आप रियलाइज करना बड़ा मुश्किल काम है आपके लिए, नहीं बिकेंगे आप बोलो भैया हमारे पास तो प्लास, पेचकस, हथौड़ी, बहुत सारे स्क्रू ड्राइवर्स रखे हैं, वो लोहे के भाव जाएंगे, कूड़े में जाएंगे वो, पीपल नॉट विल परचेज दैट। अबे अगर मुझे स्क्रू ड्राइवर खरीदना है तो मैं पुराना क्यों खरीदूं, मार्केट में दूसरा ना खरीद लूं, इसलिए इनको नहीं लेके चलते हैं। और एक और चीज, ट्रेड डेटर्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हटा देंगे। क्यों? ये तो वैसे ही डाउटफुल है, इनकी तो रियलाइज होने के चांसेस ही नहीं है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग के अगेंस्ट जा रहे हैं, लेकिन हम तो एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस में तो ऐसे ही होगा। जो चीज हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को मीट नहीं करती है उसे हम हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर क्या आएगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक, ड्राफ्ट, हैंड हैंड आएगा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी इसी के अंदर आएंगे। अदर करंट असेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये सब होंगे। लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स, अनअमोर्टाइज्ड शेयर इशू एक्सपेंसेस यहाँ इंक्लूड नहीं करे जाएंगे। फिक्टिशियस मतलब क्या थे, दे आर ऑन रिटर्न ऑफ लॉसेस, लॉस थोड़ी हमारी करंट एसेट्स बनते हैं। तो ये सबसे जरूरी चीज है, आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है कि पहले लूज टू स्टोर्स एंड स्पेयर्स इंक्लूड नहीं होंगे, दूसरा डेटर में से प्रोविजन माइनस करेंगे, और तीसरा क्या, फिक्टिशियस एसेट्स को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है जी, ये आप जानते ही हैं कि ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल को मिला के, और ट्रेड पेबल का मतलब क्या होता है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को मिला के बोला जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब चले जरा करंट लायबिलिटी, सेम क्राइटेरिया करंट लायबिलिटी का भी है जो करंट असेट्स का था। करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, लंबी चौड़ी लिस्ट है भाई, देखिए जरा क्या क्या आ रहा है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आ रही है, ठीक है जी। जो 12 महीने के अंदर अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर आनी हो, जिसमें लोन रिपेबल ऑन डिमांड भी आता है, ओवरड्राफ्ट लिमिट भी आता है, कैश क्रेडिट लिमिट भी आती है, ठीक है। लोन फ्रॉम अदर पार्टीज 12 महीने के अंदर अंदर का आता है, ठीक है। डिपॉजिट्स, अदर लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब 12 महीने ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर वाला आता है। ट्रेड पेबल आता है, और अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी को ध्यान देने की जरूरत है आपको। कौन कौन से पार्ट, यहाँ देखिए, ये रे पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है, ये रे, ये देखिए। करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट आ गया, ठीक है। लेकिन करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट पेबल, वो अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट बनता है, लेकिन करंट लायबिलिटी में रखेंगे हम, अकाउंटिंग तो पढ़ नहीं रहे यहाँ पर। इंटरेस्ट accrued but not due on borrowing, interest accrued and due on borrowing, income received in advance, unpaid dividend या unpaid dividend, unclaimed dividend, dividend payable, application money received for allotment and securities due for refund and interest, unpaid mature deposit and interest thereon, unpaid mature debenture interest thereon, costs in advance, other payables, outstanding expenses, provident fund payable, employee state insurance payable, output CGST, output SGST, output IGST, सब किस कैटेगरी में जाते हैं, करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में जाते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा आप देखेंगे तो क्या, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी इसी कैटेगरी में जाते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स, अदर प्रोविजन। ये पॉइंट नोट करने लायक है, बिजनेस स्टडीज में काम आता है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स को कहते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी को कहते हैं। लेकिन आप लोग जब वर्किंग कैपिटल बोलेंगे ना, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी ही बोलेंगे इसको। ये फिर दिस इज फॉर नॉट इन सिलेबस लिखा बड़ा बड़ा, ये जब आप सीनियर क्लास में जाएंगे तब आपको डिफरेंस पता चलेगा। तो दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। आपको तो अगर वर्किंग कैपिटल बोलो तो क्या ध्यान देना है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी का ध्यान देना, इसके बियॉन्ड नहीं जाना है आप। ठीक है। तो अगर हम बोले करंट रेशो, तो हमने क्या फॉर्मूला बोला, करंट एसेट्स अपन में करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में कोई पंगा नहीं है, पंगा किसके अंदर है, सिर्फ करंट एसेट्स। क्या लेना है, लूज टू स्टोर्स एंड स्पेयर्स इंक्लूड नहीं करने हैं, डेटर में से प्रोविजन माइनस करना है, और अदर करंट एसेट्स में फिक्टिशियस एसेट्स इंक्लूड नहीं करनी है। वैसे होगी नहीं, सिलेबस में दिखता भी नहीं है वो, इस इंटेंसिटी के क्वेश्चंस आपके पास नहीं आएंगे। ठीक है। तो इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू डू, क्विक रेशो पढ़ेंगे और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। सबसे ज्यादा टाइम जो लगता है वो सॉल्वेंसी रेशोज में लगता है। टर्नओवर इजी, और प्रॉफिटेबिलिटी तो मैं 15 मिनट में करा दूंगा, इनफैक्ट 5 मिनट लगता है सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी। इनको ऐसे से 5-5 15 मिनट के सेशन पता नहीं कितने दिए हैं,
लेकिन ऊपर से निकलता है। अभी भी मैं बोल रहा हूं आपसे कि पहले 3 चैप्टर ढंग से पढ़ लीजिए, तो इट इज सो इजी। लेकिन नहीं पढ़ेंगे तो यू आर गॉन। ठीक है, सेकंड लास्ट चैप्टर आपके 12th क्लास के सिलेबस का। तो आज की बस हम यहीं तक रखते हैं क्लास को। अगली क्लास आपकी 1.5 आवर की होगी, एंड विल कंटिन्यू विद दैट।